सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक वंस अगेन। हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट हमने कवर किया था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब उसमें नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक और थ्योरी हमें करना है, दैट इज थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको सॉल्व करने होंगे। न्यूमेरिकल्स से थोड़े परेशान हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल्स हो गए। बट प्रॉमिस, ये लास्ट पोर्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जिसमें न्यूमेरिकल है। इसके बाद वाले पोर्शन में अब न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब में न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? जरा पहले लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। और आज के डेट में हम सब जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के तरफ दुनिया का अटेंशन काफी हो गया है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल, कोल्स एंड ऑल है, उनका हमारे पास लिमिटेड रिजर्व है, और उसको अगर हम इस तरह से यूज करते रहे तो एक दिन वो ड्राई ऑफ हो जाएगा, और फिर हमारे पास एनर्जी के लिए कोई सोर्स नहीं रहेगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी, सोलर पैनल आप सब लोग सुनते होंगे, आजकल पूरी दुनिया का जोर है सोलर एनर्जी पे, तो उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है। तो इसका हमारे डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेशन है। क्या है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी मेटल के सरफेस पे हम लाइट डालते हैं ऑफ ए सुटेबल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिर से, when light of a certain wavelength or frequency is made to incident on a metal surface, then emission of electrons from the surface of metal starts occurring. This emission of electrons from the surface of a metal by irradiation with light of suitable wavelength is simply known as photoelectric effect. क्या हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मेटल का सरफेस है, और अगर इस मेटल के सरफेस पे हम लाइट डालें, तो इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है। अगर लाइट का वेवलेंथ और एनर्जी फ्रीक्वेंसी सुटेबल हो। तो क्या सुटेबल हो, क्या कंडीशन है, उन सब की बात अभी हम करेंगे। इसी फेनोमेना को, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल अपॉन irradiation with light of suitable frequency is simply called photoelectric effect. So emission of electrons from
surface of a metal upon irradiation with light of suitable wavelength is called photoelectric effect। ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, तो नाम भी याद रखना है, बाय साइंटिस्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप किया था। अब हम सब जानते हैं मेटल्स या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर हम कोई एक मेटल का एग्जाम्पल ले लें, सपोज करो हमने एल्युमिनियम मेटल का ही एग्जाम्पल ले लिया, तो हमें मालूम है कि उसके सरफेस पे एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे सरफेस पे इन डॉट से दिखाएं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर बाउंड होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर हम एल्युमिनियम की अभी बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें कौन सा है, तो ये होगा, यानी कि न्यूक्लियस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा यही मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, नॉकआउट करना है, रिमूव करना है, तो हमें बाहर से फोर्स लगाना होगा ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रखा है, उससे ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, निकल जाएगा। यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालना है बाय लाइट विच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस लाइट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी with which this electron is bound to nucleus। इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से न्यूक्लियस से बॉन्डेड है उससे ज्यादा एनर्जी अगर फोटोन की हुई तब तो वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, वरना नहीं। चलो इन सब बातों को अब जरा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रखते हैं। यहां पे हम एक टर्म पहले डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसे W0 से हम डिनोट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the surface of a metal। वर्क फंक्शन किसी एटम का वो मिनिमम एनर्जी है। देखो आगे चल के हम सीखेंगे टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है।
आयनाइजेशन एनर्जी गैसेस स्टेट में डिफाइन होता है। यहां पे मेटल के सरफेस की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट होगा। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन, it is the minimum energy required to knock out an electron from the surface of a metal. Light is a source of energy. तो एक फोटोन की एनर्जी, एक लाइट पार्टिकल की एनर्जी, इसको इस तरह से इमेजिन करो कि लाइट पार्टिकल फोटोन को इस तरह से हम एनर्जी पैकेट से दिखा देते हैं। ये है फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल पाएगा, वरना नहीं। तो कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? कंडीशन फॉर photoelectric effect is what? Energy of photon must be greater than the work function ऑफ मेटल। फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। अब इस एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट को प्लैंक्स इक्वेशन से हम h न्यू लिख सकते हैं। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को E से डिनोट करें तो ये h न्यू होगा। वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उसे अगर हम लिखें इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स इक्वेशन से, तो वर्क फंक्शन W0 which is also a form of energy will now be written as h nu 0, जहां पे ये न्यू जीरो टर्म को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिस इज रेड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। होना चाहिए कि नहीं? तो यहां से भी हम एक कंडीशन रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
to occur, frequency of incident light must be greater than the threshold frequency। तो अब देखो वर्क फंक्शन के टर्म में कंडीशन आ गया। In term of work function, for photoelectric effect to occur, the energy of photon must be greater than work function. Now in term of frequency, the frequency of incident radiation must be greater than the frequency of the threshold frequency of metal. तो ये तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिंपल सी थ्योरी। अब बात करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन की, देखते हैं जरा। सपोज करो हमने किसी मेटल पे लाइट डाली जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकेंगे कि व्हाट आई एम सेइंग। सपोज करो कोई एक मेटल का एग्जांपल हम लेते हैं। कोई एक मेटल, आर्बिट्री मेटल लेते हैं यहां पे, और इसकी वर्क फंक्शन सपोज करो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इससे ज्यादा होना चाहिए। अब इस पे हमने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकला। मान लो इसकी एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन दिस। तो एक्सेस एनर्जी का क्या होगा? हम सब जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से टोटल एनर्जी हैज टू बी कंजर्व। तो जो एक्सेस एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कंज्यूम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। जो बैलेंस 1.5 वोल्ट होगा वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अगर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म हम देना चाहें, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी के लिए 4 - 2.5 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अगर इसे एक जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहें तो क्या इक्वेशन बनेगा? देयरफॉर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करते रहें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहेगा लीनियरली, क्योंकि ई और ई के में एक लीनियर रिलेशन है या नहीं? तो अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में एक प्लॉट देखें तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इंक्रीज करते रहेंगे तो इनिशियली जब तक ई का वैल्यू W0 नहीं हो जाएगा तब तक तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं।
यानी कि हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन ई के नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। एक पॉइंट के बाद काइनेटिक एनर्जी इस लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा और यहां पे एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि स्लोप 1 है। और ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं, वर्क फंक्शन है। यानी कि जब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी किस बात की? इस पॉइंट के बाद, वर्क फंक्शन के बाद जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होते जाएगा और इसलिए काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज होते जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख देंगे एच न्यू और वर्क फंक्शन को लिख देंगे एच न्यू 0 अब प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम h से डिवाइड कर दें पूरे एक्सप्रेशन को तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? न्यू 0 प्लस ई के अपॉन h। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में भी स्ट्रेट लाइन होगा। फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी में भी स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होगा 1/h। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, तो फिर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगा तब इसका वैल्यू बनना स्टार्ट होगा। यानी कि इस पॉइंट तक तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी कि इस पॉइंट तक तो आप डायरेक्ट वाई एक्सिस पे जा रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इस पॉइंट के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज करने लगेगा विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो इस तरह से ग्राफ आपसे पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रखा है वाई एक्सिस पे, काइनेटिक एनर्जी को भी रख सकते हैं वाई एक्सिस पे, वो सब आपको सीखना है। एग्जाम में किस तरह से आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा, तो आप देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे रखना चाहते हैं तो इसको इधर हमें लेके जाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा देखो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ई के इज इक्वल टू एच न्यू 0 माइनस प्लस एच न्यू 0। एच न्यू 0 लेफ्ट में आया तो माइनस हो गया, यानी कि ई के और न्यू में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा जिसका स्लोप h होगा लेकिन इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा। फ्रीक्वेंसी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट तक तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी किस बात का? इस पॉइंट के बाद जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है कुछ और नहीं, ये वाला पॉइंट न्यू 0 है, बस इतनी सी बात है, और इसका इंटरसेप्ट निगेटिव होगा। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ वगैरह भी पूछे जाते हैं आपसे। अब चलो इसको फाइनल फॉर्म देते हैं। अगर हम वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के टर्म में अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
न्यू के लिए लिखेंगे c बाय लैम्डा, और उधर न्यू जीरो के लिए लिखेंगे c अपॉन लैम्डा जीरो। अभी बताता हूं लैम्डा जीरो क्या होता है, प्लस ई के अपॉन एच। अगर इसे c से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा जीरो प्लस ई के अपॉन एच इंटू सी। अब लैम्डा जीरो क्या है, इसे बोलते हैं पहले तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है न्यू जीरो तो उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा जीरो मैक्सिमम होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो किसी मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो यह मैक्सिमम वेवलेंथ है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। 400 तो मैक्सिमम है ना। फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ लैम्डा जीरो से कम होना चाहिए। यानी कि लैम्डा जीरो इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर इफ the wavelength of incident light is greater than lambda 0, then no photoelectric effect will take place. समझ गए बात को ना? It is the maximum wavelength required for photoelectric effect. That is, if lambda, this lambda is greater than lambda 0, no photoelectric effect will take place. ये बात समझ में आई हम सबको? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए वेवलेंथ should be smaller than threshold wavelength, frequency should be greater than threshold frequency. तो फर्स्ट स्टेज में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतनी सी थ्योरी है, पहले इसको समझना है न्यूमेरिकली, इस पे कुछ कैलकुलेशन करना है और उसके बाद कुछ और थ्योरी मैं इसमें ऐड करूंगा। तो पहले अब जरा हम इसकी वर्किंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे ये सब काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। We'll be starting with a very simple, straightforward question on photoelectric effect. कह रहा है work function of a metal is 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी मेटल की वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले हमें इस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और दूसरा कि अगर इस मेटल पे 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट डाले तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है वर्क फंक्शन
work function of a metal is 2.8 electron volt. Determine its threshold wavelength ये एक पार्ट हो गया. If light of wavelength 300 nanometer falls on this metal, determine kinetic energy of photoelectrons. सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया गया है. वर्क फंक्शन को हमने W0 से डिनोट किया है. तो ये वर्क फंक्शन होगा क्या? h न्यू और hc बाय लैम्डा. अब यहां पे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है. h हम लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर वर्क फंक्शन जूल में होगा तभी ये इक्वेशन वर्क करेगा. अभी वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम सबको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. कुछ नहीं करना है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, कूलम इंटू वोल्ट जूल होता है. तो हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख दिया तो उसका यूनिट कूलम इंटू वोल्ट ऑटोमेटिकली जूल हो जाएगा. तो हमारे पास फिलहाल 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. इसको अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके, मैं यूज करता हूं, आप मत यूज करना. 2.8 इंटू 1.6 4.48. तो ये आ रहा है 4.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये तो आ गया वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है, तो जब उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगा. इसको 0 लगा दो, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. तो यहां से अब कैलकुलेशन कर देते हैं. तो ये आ गया 4.48 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा. चाहो तो आप इसके लिए, इस पूरे के लिए एक कांस्टेंट याद भी रख सकते हो, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में H इंटू C बार बार करना पड़ता है. तो ये 2 इंटू 10⁻⁻25 होता है. अगर इसे यूज कर लें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 4.48 इंटू 10⁻⁻19. ये -19 ऊपर आके +19 कर दो तो -6 हो जाएगा. तो 2/4.48 2 डिवाइडेड बाय 4.48 ये हो रहा है 0.446. ये हो रहा है 0.446 इंटू
10⁻⁻6 मीटर। इसको मैं लिखता हूं 446 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और ये क्या बन जाएगा 446 नैनोमीटर। ये आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा 0। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। देखो लाइट की वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ उससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी डिफरेंस से कैलकुलेट हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो हम ऐसा करते हैं कि फोटोन की वेवलेंथ से हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, डिफरेंस ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा। hc अभी अभी आपको मैंने बताया, उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा हो गया 300 इंटू 10⁻⁻9, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7। अभी ये जूल में आएगा। सो 2/3 इंटू -25 7 10⁻⁻18 जूल। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल को इससे डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल होकर ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 20, 2 से इसको काट ही लेते हैं, 0.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 24, 2.4। सो 100/24 ये आ रहा है 100/24, 25/6, 6 4 जा 24, 1 0 1 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटो। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो दे ही रखा है, तो क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन 4.16 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6, 1 10 1 11 में से 8 गया तो 3, 4 हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर 300 नैनोमीटर का लाइट उस मेटल पे हम डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये बात समझ में आ गया सबको। कुछ और कैलकुलेशन करते हैं जरा। अब एक सिचुएशन देखो, जस्ट देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं होता है, इसी को हम घुमाते रहेंगे। तो अब एक और कैलकुलेशन ट्राई करेंगे हम लोग। इस बार काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी सॉल्व करना है। तो मोर और लेस वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है
कि इफ light of wavelength 200 nanometer is incident on the surface of a metal, photoelectron of kinetic energy 3 electron volt are produced. Determine work function. काफी कुछ वही क्वेश्चन है। इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो इंसिडेंट लाइट की फोटोन की एनर्जी को अगर हम सॉल्व कर लें तो वो एनर्जी क्या होगा? वो एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा, और E से और डिवाइड कर दो तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा। तो hc तो अभी हमने देखा 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा 200 नैनोमीटर, 200 × 10⁻⁻9, तो 2 × 10⁻⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 से 2 गया, 19 7 26 ऊपर 25 सब कैंसिल होके ऊपर 10 आ जाएगा। सो 10 अपॉन 1.6, 10 अपॉन 1.6 इट इज 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने ये सॉल्व करना था, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? E माइनस ई के, ई 6.25 अभी सॉल्व किया, माइनस ई के 3, सो 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 पैरामीटर है बेसिकली इसमें, इस इक्वेशन में 1 2 3। यूजुअली 2 गिवन होता है और 1 हमें सॉल्व करना होता है। 2 गिवन होता है, 1 सॉल्व करना होता है। या तो एनर्जी के फॉर्म में गिवन होगा, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या वेवलेंथ के फॉर्म में। हमें मालूम है सब आपस में रिलेटेड हैं। एक और ट्राई करते हैं, एक और सिचुएशन को ट्राई करते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं, लैंग्वेज को लिख दूंगा बाद में, कि एक मेटल है, इस मेटल पे हमने लाइट डाला जिसका वेवलेंथ है 80 नैनोमीटर, 80 नैनोमीटर। इससे निकला इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक फ्लास्क जिसमें कि हाइड्रोजन एटम था ग्राउंड स्टेट में, इस इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया उस फ्लास्क से जिसमें कि हाइड्रोजन एटम था ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया,
हाइड्रोजन के अंदर 1 to 2 ट्रांजिशन कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में था उन सबको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। इस इंफॉर्मेशन से हमें मालूम करना है मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। अब मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख देता हूं पहले जल्दी से। क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 80 नैनोमीटर falls on a metal photoelectrons are produced which excites hydrogen atom in ground state to its first excited state 1 to 2। फर्स्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिटरमिन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है इंसिडेंट लाइट, फोटोन। उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कहां हुआ? हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ले जाने के लिए। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, 1 to 2 ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, तो वो ट्रांजिशन एनर्जी कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन से आ जाएगी, और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वेवलेंथ दिया हुआ तो उससे आ जाएगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या सिचुएशन था? सिचुएशन है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? kz स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। Z1 है, K होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1, नीचे डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, सो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, सो 4 माइनस 1 3/4, 13.6 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 10 कितना? 13.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वही काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हुआ हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। इसके बाद इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन hc अपॉन लैम्डा, और E से और डिवाइड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। hc 2 इंटू 10⁻⁻25, 80 नैनोमीटर, ये 8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 इंटू 8, 19 प्लस 8 27, ये ऊपर 27 यानी 10⁻² हो जाएगा। ये 2 से हो गया 4, तो ऊपर हो गया 100,
नीचे हो गया 4 इंटू 1.6, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 अपॉन 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 upon 6.4 electron volt. It is 15.625. 15.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो डिफरेंस जो होगा वो वर्क फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें मालूम करना था वर्क फंक्शन, ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन 15.625 माइनस काइनेटिक एनर्जी 10. तो ये हो जाएगा 5, 2, 4, 5.425 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है। अब आगे हम एक आखिरी क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और उसके बाद थोड़ी सी और थ्योरी हम इसमें करेंगे। अब एक सिचुएशन कुछ इस तरह का दिया जा रहा है। एक इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मेटल के लिए फॉर ए मेटल द wavelength of incident light is related to kinetic energy of photoelectron by the relation 1 by lambda is equal to 4 into 10 का power 6 meter inverse plus 5 into 10 to the power 24 5 into 10 to the power 24 meter inverse joule inverse into E in joule। ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। करा डिटरमिन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, डिटरमिन work function and kinetic energy when lambda is equal to 100 nanometer। अब देखो ये एक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है वर्क फंक्शन निकालो उस मेटल का जिसमें वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के साथ इस तरह से रिलेटेड है, और अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 100 नैनोमीटर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले वर्क फंक्शन देखते हैं। अब अगर हम इक्वेशन जाके देखें
तो ई ऑफ फोटोन होता है वर्क फंक्शन प्लस ई के, और E इज इक्वल टू होता है क्या, hc बाय लैम्डा। तो अगर हम hc से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन अपॉन hc, वर्क फंक्शन अपॉन hc प्लस ई के अपॉन hc। अब जरा इसको कंपेयर कर लो, अगर ये 1 बाय लैम्डा है तो ये कांस्टेंट टर्म ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट को अगर हम इक्वेट कर दें 4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर इनवर्स, तो ये W0 अपॉन HC हो जाएगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मालूम है कि ये HC होता है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 25 जूल यूनिट में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये जूल में आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और 8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो आ गया वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी, इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर रख देते हैं, रख देना, तो 100 नैनोमीटर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर सॉल्व करना है, चलो इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर देते हैं। तो 1 अपॉन 100 नैनोमीटर, 100 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर मीन्स 100 मीन्स 10 का पावर माइनस 7 मीटर। 100 नैनोमीटर इज 10 का पावर माइनस 7 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 6 प्लस 5 इंटू 10 पावर 24 ई के, ये है 10 का पावर 7। तो 10 का पावर 7 माइनस 4 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 24 विल बी ई के। अब 10 पावर 7 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 6, तो 10 माइनस 4 6 अपॉन 5 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 अपॉन 10 पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 10, तो 12 अपॉन 1.6, 12 अपॉन 1.6, 12 डिवाइडेड बाय 1.6, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन आपसे पूछा जाएगा। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट में, जिसमें एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, जरा सा उसको हम ध्यान से सुन लें और समझ लें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑफनली आस्क्ड इन बोथ जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम। तो जरा सा उस थ्योरी को समझते हैं। उसके लिए हम एक टर्म को पहले समझेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जरा पहले समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इसको समझना है कि अगर किसी एक सरफेस पे हम
लाइट डाल रहे हैं तो इसके यूनिट सरफेस एरिया पे 1 सेकेंड में कितना फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कई तरीके से डिफाइन होता है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि यहां पे इंटेंसिटी का कौन सा फॉर्म लेना है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, सो I इज नंबर ऑफ photons falling on unit surface area in 1 second। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर हम मेटल सरफेस की बात करें तो हमने देखा कि मेटल सरफेस से फोटोन स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अगर हम फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को पार्टिकल के जैसा ट्रीट करें, पार्टिकल के जैसा समझने के लिए, तो यहाँ पे इमेजिन करो ये है एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से आ रहा है लाइट, और लाइट को हम इस तरह से एनर्जी पैकेट्स और पार्टिकल्स की तरह देख रहे हैं। ध्यान से समझना है, 1 फोटोन, एक फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। फोटोन की एनर्जी कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फोटोन की एनर्जी सपोज करो से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। कोई इस तरह से सोच सकता था कि अगर एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लग जाता निकालने में और बचे वाला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, चाहे उस फोटोन की एनर्जी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अब आ जाओ, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ लाइट होता है h न्यू। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन को नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड में 100 फोटोन फॉल कर रहा था मेटल के सरफेस पे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी 100 फोटोन ही फॉल करेगा मेटल के सरफेस पे, लेकिन अब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करेंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। यानी कि मान लो 100 फोटोन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहा था पहले और एनर्जी ऑफ फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 100 फोटोन स्ट्राइक कर रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी था 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम
इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को 10 से बढ़ा के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एक फोटोन की एनर्जी को बढ़ाया, इंटेंसिटी अगर नहीं चेंज किया है तो 100 फोटोन ही आ रहा है, अभी 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 15 - 2 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 ही होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट से कोई लेना देना नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जितना मर्जी हम बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ही मिलेगा। तो क्या हमने सीखा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट affect kinetic energy of photoelectrons but not intensity of फोटोइलेक्ट्रॉन। अब जरा दूसरा एंगल इसका देखो। अब अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करें, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं किया, हमने इंटेंसिटी चेंज किया है। इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी उतनी ही है, वही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन ज्यादा फोटोन आ रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट्स विल अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बस इतनी सी बात है। intensity of incident light affect intensity of photoelectron but नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी चेंज करेंगे, अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इंटेंसिटी नहीं। अब एक आखिरी बात इसमें सुनते हैं। एक 2 टर्म इसमें यूज होता है, जरा सा हम उसको सीख लेते हैं। इमेजिन करो एक मेटल है जिस पे हमने लाइट डाला, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ।
अगर हम यहाँ पे मेटल का प्लेट लगा दें और इस मेटल के प्लेट को इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाए, मेटल के सरफेस पे ही रुक जाए। देखो, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी से। मान लो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे ही रुक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। और यहां पे एक टर्म डिफाइन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो रिलेट होगा। एक टर्म हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल V, voltage. It is the minimum potential difference required to be applied to just prevent the emission of फोटोइलेक्ट्रॉन। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन E टाइम्स V हो जाएगा। यानी कि अगर फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नोन है तो वो E टाइम्स वोल्टेज हो जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा उसको E से मल्टीप्लाई करोगे, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से एक टर्म आता है फोटो करंट। तो सबसे पहले फोटो करंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट प्रोड्यूस होता है, I होता है Q अपॉन T, जहां पे Q क्या है, इट इज चार्ज, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज n टाइम्स E। तो ये Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू E, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। मोर इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर चार्ज मीन्स मोर करंट। तो हम कह सकते हैं कि increasing intensity of incident light increases the magnitude of फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इतना अगर हमने सीख लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ भी आएगा
तो हम बड़े कंफर्टेबली आंसर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, चलते जा रहा है, पढ़ते रहो। और अगर आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट कर रहा है, देन शेयर दिस बेनिफिट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।